हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मॉडर्न केमिस्ट्री क्लासेस। एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा है। आप देख रहे हैं आज का टॉपिक है बोर का एटॉमिक थ्योरी क्या है। बहुत ही फेमस टॉपिक है और लगभग सभी लोग जानते हैं। देखिए, बोर का जो एटॉमिक थ्योरी है, इसके पहले हम कुछ चीज आपको रिकॉल करा दें। शुरू कहां से हुआ था? थॉमसन के एटॉमिक मॉडल से शुरू हुआ था। थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल दिया था, गलत हो गया था। उसके बाद रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करा था, फिर वो गलत हो गया था। गलत मतलब कि कुछ पॉइंट गलत हो गया था। उसके बाद बोर साहब कोशिश करेंगे कि एटॉमिक मॉडल क्या है ये देंगे अभी। और जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था, बेसिकली वो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के लिए था। जो भी हुआ उसमें मेन चीज क्या रहा? डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। उसका सही चीज क्या है? न्यूक्लियस का डिस्कवरी। उसके बाद जो कुछ गड़बड़ी हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के वजह से, जिसको बोर साहब ने सजेस्ट किया। फिर बीच में हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ा, प्लांक्स का क्वांटम थ्योरी पढ़ा, और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये सब चीज हम लोगों ने देखा। आज बोर एटॉमिक मॉडल पर हम बात करने वाले हैं। एग्जैक्टली बोर ने कहा क्या था, अब इस चीज को जरा कॉन्साइज फॉर्म में देखते हैं। सबसे पहले बोर ने पहला लाइन कहा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का खोज पहले हो चुका था। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ये पहले से पता है। इलेक्ट्रॉन चारों तरफ कहीं भी नहीं चल सकता है। रदरफोर्ड ने यही गलती करी कि रदरफोर्ड साहब ने यह कह दिया कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी चल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं चला। बोर साहब ने इस चीज को ऑब्जर्व किया और उन्होंने लिखा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ एट अ फिक्स डिस्टेंस, न्यूक्लियस से निश्चित दूरी पर, और जो चल रहा है जिसमें, उसको ऑर्बिट कहते हैं, उसका वेलोसिटी फिक्स होता है और उसका एनर्जी फिक्स होता है। अब न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस होगा किसी इलेक्ट्रॉन का, उसको हम रेडियस बोलेंगे। तो किसी भी चल रहे हुए इलेक्ट्रॉन का रेडियस फिक्स्ड होगा, वेलोसिटी फिक्स्ड होगा एंड एनर्जी फिक्स्ड होगा। यही बात है। देखिए यहां पर कि द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस एट अ फिक्स्ड वेलोसिटी विद अ फिक्स्ड एनर्जी। ठीक है, स्टेशनरी एनर्जी का कॉन्सेप्ट दी। दूसरा, द पाथ वेयर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इज कॉल्ड ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन जिस रास्ते पर चलता है, पहले तो बता दें कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पर चलता है। सेंटर में न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ये पता है आपको, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूम रहा होता है। और इलेक्ट्रॉन जिस रास्ते पर चलता है उस रास्ते का नाम ऑर्बिट होता है। और उस ऑर्बिट का नोटेशन आप देख सकते हैं, KLMN करके दिखाते हैं। n बराबर 1 तो K सेल होगा, n बराबर 2 तो L सेल होगा, n बराबर 3 तो M सेल होगा, n बराबर 4 तो N सेल होगा। और बीच में तो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीसीज है, दैट इज की न्यूक्लियस है। तो एक दूसरा पोस्टुलेट उन्होंने ये रखा। पहला क्या रखा कि इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड वेलोसिटी, फिक्स्ड एनर्जी और फिक्स्ड रेडियस पर चल रहा है। ठीक है, हाँ, वेरिएबल नहीं है। और दूसरा, इलेक्ट्रॉन जिस रास्ते पर चलता है उसको ऑर्बिट कहते हैं, और प्रत्येक ऑर्बिट का एक अपना नाम होता है, दैट इज KLMN। इस तरह से। तीसरा बात कि जैसे जैसे आप सेंटर से यानी न्यूक्लियस से दूर होते चले जाते हैं तो उसका एनर्जी का वैल्यू बढ़ते चला जाता है। जितना नजदीक होंगे एनर्जी कम होगा, और जितना ज्यादा होंगे दूर उतना ज्यादा होगा एनर्जी। अब ये बात आपको याद कैसे रहेगा? तो देखिएगा कि न्यूक्लियस को आप एक गार्जियन टाइप से समझिए और इलेक्ट्रॉन को समझिए एक बच्चा टाइप से। बच्चा जितना गार्जियन के नजदीक होता है, बेचारा दबा कुचला होता है, वो ज्यादा कुछ नहीं, उछल कूद नहीं कर सकता है। और जैसे जैसे गार्जियन से दूर होता है तो उसका आजादी बढ़ जाता है। ठीक है, उसका आजादी इतना बढ़ जाता है कि उसके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाता है, और एनर्जी इतना ज्यादा हो जाता है कि वो मारपीट भी कर सकता है। तो इसीलिए
जैसे जैसे न्यूक्लियस से आप दूर जाते हैं आपका एनर्जी बढ़ जाता है। तो इस चीज को आप इस तरह से याद रख सकते हैं। आपको याद करने के लिए एक टेक्निक बताए हैं। अब जैसे यहां पर न्यूक्लियस है, ये सब ऑर्बिट है। पहला ऑर्बिट का एनर्जी E1 मान लीजिए, दूसरा का एनर्जी E2 मान लीजिए, तीसरा का एनर्जी E3, चौथा का E4, आगे बढ़ेंगे E5 E6 होते जाएगा। तो अगर यहां पर अगर हम एनर्जी का ऑर्डर लिखेंगे तो सबसे कम एनर्जी होगा जो न्यूक्लियस के नजदीक है, मतलब कि E1 का एनर्जी क्या होगा, कम होगा। E2 का एनर्जी क्या होगा, ज्यादा। E3 का एनर्जी उससे भी ज्यादा, और E4 का एनर्जी उससे भी और ज्यादा। एंड डॉट डॉट टू बी कंटिन्यूड, आगे बढ़ते रहेगा इस तरह से। तो ये तीसरा पॉस्टुलेट है कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं उसका ऊर्जा बढ़ते ही चला जाता है। नेक्स्ट है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन कहीं से ऊर्जा लेता है, एनर्जी लेता है, एब्जॉर्ब करता है, तो एनर्जी लेकर के वो हाइयर ऑर्बिट में चला जाता है, अपना लेवल को बढ़ा लेता है। और जैसे ही उसका ऊर्जा खत्म होता है तो अपना लेवल को फिर क्या करता है, डाउन कर लेता है। ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, नेचर में भी ऐसे होता है। जरा सा पैसा हुआ नहीं कि दिखाना शुरू कर दिए, अपना ऊर्जा बढ़ा के दिखा रहे हैं, और जब पैसा खत्म हो गया तो अपना ऊर्जा को गिरा लिए एकदम। तो वही बात यहां पर कि इलेक्ट्रॉन जैसे ही कहीं से एनर्जी लेगा, अच्छा इलेक्ट्रॉन कहां से एनर्जी लेगा, इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी लेता है वो लाइट से लेता है। जैसे कहीं से कोई लाइट आ गया तो आपको तो पता है कि लाइट में एनर्जी होता है, वो इलेक्ट्रॉन वही एनर्जी को लेता है और जहां घूमता है वो अपने औकात में अब नहीं घूमता है, अब वो अपने औकात से बढ़ जाता है, वो अपना ऑर्बिट छोड़ करके और दूसरे के ऑर्बिट में घूमना शुरू कर देता है, अपने से ऊंचा वाला ऑर्बिट में उड़ना शुरू कर देता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है, जब तक लाइट है, जब तक उसको प्रकाश मिल रहा है तो वहां से उसको ऊर्जा मिल रहा है, तब तक वो खूब अपने से ऊंचे में जाकर के वो घूमते रहेगा। और जैसे ही वहां से लाइट आना बंद हुआ तो इसको ऊर्जा मिलना बंद हो जाएगा, इसका एनर्जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये तो कोई अपना एनर्जी से उसमें चल नहीं रहा था, ये तो दूसरा का एनर्जी लेके उसमें घूम रहा था। लेकिन लाइट बंद हुआ, एनर्जी मिलना बंद हो गया, और जैसे ही एनर्जी मिलना बंद हुआ तो अब इसका एनर्जी क्या हो गया, कम। अब फिर से जहां यह घूम रहा था चुपचाप वहां चला जाएगा, क्योंकि अब इसके पास तो एनर्जी का कोई साधन नहीं है। तो इसके पास जितना एनर्जी है उतना ही एनर्जी से घूमेगा। तो सेम सिचुएशन है कि कहीं से एनर्जी लिए, एनर्जी लेके कहां चले गए, हायर ऑर्बिट में, ज्यादा एनर्जी वाला ऑर्बिट में चल गए। इसको कहते हैं एक्साइटेशन। केमिस्ट्री ने इसका एक नाम रखा है, क्या लिखा है, एक्साइटेशन, उत्तेजित अवस्था। ठीक है, अच्छा जैसे ही लाइट मिलना बंद हो गया, या मान लीजिए कि ऐसा एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास बहुत एनर्जी था, कहीं आप घूम रहे थे, मान लीजिए चौथे ऑर्बिट में आप घूम रहे थे, किसी कारण से मान लीजिए कोई रिएक्शन हो गया या वो चीज ठंडा पड़ गया, तो एनर्जी क्या होगा, उसका कम हो गया। तो अब उसके पास एनर्जी कम होने लगेगा इलेक्ट्रॉन का, और वो इलेक्ट्रॉन जहां था अब वहां से और नीचे वाला ऑर्बिट में आने लगेगा। तो क्या हो गया, डी एक्साइटेशन हो गया। डी एक्साइटेशन मतलब जहां था वहां से भी वो नीचे आ गया। तो दो चीज होता है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, इस घटना को एक्साइटेशन बोलते हैं। और जब एनर्जी निकल जाता है उसमें से तो अपना ऑर्बिट छोड़ करके और नीचे आ जाता है। तो जो ऑर्बिट छोड़ करके और जो डाउन होता है, लोअर ऑर्बिट में आता है, उसको कहते हैं डी एक्साइटेशन। अब इसका एक और फैक्ट बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कि कोई ऑर्बिट है, यहां समझते हैं, इसमें अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए ये फर्स्ट ऑर्बिट है, बीच में तो न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा है, फिर इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा है, फिर इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा है। अब यहां पर एक इलेक्ट्रॉन को फोकस किया गया है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, देखिए ये वाला इलेक्ट्रॉन अब इसमें घूम रहा है। अब कहीं से एनर्जी आया और इस इलेक्ट्रॉन को मिल गया। अब इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ जाएगा, और जैसे इसका एनर्जी ऊर्जा बढ़ेगा, ये इस ऑर्बिट में जो चल रहा था
अब इसका एनर्जी इतना हो गया कि अब इस ऑर्बिट में चलना शुरू कर देगा, हायर ऑर्बिट में चलना। देखिए इलेक्ट्रॉन यहां था, यहां से कहां गया, यहां पर आ गया। तो इसी घटना को क्या बोलते हैं, एक्साइटेशन। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, कहीं से एनर्जी लेकर के हायर ऑर्बिट में चला जा रहा है, इसी को बोलते हैं एक्साइटेशन। इसी का ठीक उल्टा, अब उल्टा देखिए, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा था, पहले से ही घूम रहा था, इसके पास इतना था कि ये इस ऑर्बिट में वो घूम रहा था। अब कुछ हुआ, रिलैक्सेशन हुआ होगा, एटम स्टेबल हुए होंगे, जिसके कारण इसका एनर्जी क्या हुआ होगा, कम हो गया होगा। अब जब कम होगा तो ये यहां से चलेगा और यहां आ जाएगा। तो इस तरह से जहां चल रहा था वहां से वो अपने डाउन लेवल में जाता है, कम ऊर्जा वाले क्षेत्र में जाता है। तो इसी घटना को क्या बोलते हैं, डी एक्साइटेशन। इनफैक्ट यहां पर डी एक्साइटेशन होना चाहिए था, और ये क्या हो जाएगा, एक्साइटेशन। तो एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर के जब हायर जाता है उसको बोलते हैं एक्साइटेशन, और जब एनर्जी जितना छोड़ता है फिर वापस आता है इसको बोलते हैं डी एक्साइटेशन। तो देखिए एक और चीज यहां पर हम डिस्कस करना चाहेंगे कि मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में चल रहा था, ये 10 जूल एनर्जी लेके सेकेंड में चल गया, तो अगर ये सेकेंड से फिर वापस फर्स्ट में अगर आता है तो जितना एनर्जी लिया था उतना एनर्जी आपको वापस कर देगा। 10 जूल लेके सेकेंड में गया था, अगर ये सेकेंड से फर्स्ट में आएगा तो फिर वापस आपको 10 जूल एनर्जी दे देगा। तो ये चीज होता है एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन में। ये भी एक पोस्टुलेट है बोर मॉडल में। अब 5th नंबर पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन चाहे कहीं भी नहीं चल सकता है, इलेक्ट्रॉन के भी चलने का रास्ता फिक्स हो। जैसे आप लोग के चलने का एक रास्ता बना हुआ है कि इस रास्ते से आप जाते हैं, बिना रास्ते कोई नहीं जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का भी चलने का एक रास्ता बना हुआ है, और उसी रास्ते को हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं। तो जो रास्ता बना हुआ है उसको हम लोग एंगुलर मोमेंटम से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसको थोड़ा समझिएगा। संवेग, एक होता है संवेग मोमेंटम, और एक होता है कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम। जब कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन पर चलता है, सीधी रेखा पर चलता है, ये बॉडी है, ये कहां चल रहा है, स्ट्रेट लाइन, सीधा चल रहा है। इसका मास कितना है, m, द्रव्यमान m है, और वेलोसिटी कितना है, v। तो इसके पास होगा मोमेंटम, समझिएगा, इसके पास क्या होगा, मोमेंटम। मोमेंटम को हिंदी में संवेग बोलते हैं, और मोमेंटम को p से लिखते हैं, फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। अगर किसी को संवेग नहीं समझ में आ रहा है, मोमेंटम समझ में नहीं आ रहा है, एक थप्पड़ दीजिए, समझ में आ जाएगा। कैसे, ये हाथ है, अभी हाथ में मास है, मतलब वजन है इसमें, अभी यहां पर है, स्थिर है, इसके पास कोई एनर्जी नहीं है। लेकिन जैसे ही चलेगा तो जितना जोर से ये चलेगा उतना ज्यादा इसमें क्या आएगा, एनर्जी आएगा। तो मोमेंटम क्या होता है, एक तरह का एनर्जी। अगर कोई वस्तु सीधी रेखा पर चलता है, स्ट्रेट लाइन पर चलता है, तो मास इंटू वेलोसिटी, उसका क्या निकलता है, मोमेंटम। लेकिन अगर यही बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पर चलने लगे, गोल गोल, ये गाड़ी अगर इस पर चलना शुरू कर दे v वेलोसिटी से, इसका मास m है, तो पूरा एक रेडियस आएगा इसमें, इसका एक त्रिज्या बनेगा। मान लीजिए कि इसका रेडियस कितना है, r रेडियस पर ये इस तरह से घूम रहा है। तो इस केस में एंगुलर मोमेंटम होता है। इस केस में क्या होता है, फिजिक्स में पढ़िएगा आप लोग, क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग। और इसका वैल्यू जो होता है वो होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो होता ही है, लेकिन इसमें r आ गया रेडी, उसको भी गुना कर देना है, mvr। तो याद रखिएगा, मास इंटू वेलोसिटी संवेग, कोणीय मोमेंटम। और अगर मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस से अगर गुना कर देंगे, रेडियस के लिए तो तभी होगा जब ये सर्कुलर पाथ पर चलेगा, वृत्ताकार पथ पर चलेगा, तो उसमें इसके रेडियस से मल्टीप्लाई कर देना है। mv हुआ मोमेंटम और mvr हुआ एंगुलर मोमेंटम। तो आपको तो पता है इलेक्ट्रॉन गोल गोल चलता है सर्कुलर पाथ पर, तो उसमें तो क्या आएगा, एंगुलर मोमेंटम आएगा, mvr। कहता है h/2π, ध्यान दीजिएगा, h/2π। h/2π एक ऐसा कांस्टेंट एक्सपेरिमेंट से निकाला गया,
कहां से आया? एक्सपेरिमेंट से। बोर साहब ने कोई एक्सपेरिमेंट किया होगा और वहां से उन्होंने एक कांस्टेंट निकाला, एक वैल्यू निकाला h/2 एच प्लांक कांस्टेंट होता है, पढ़ा चुके हैं। 2 का मान 2 और पाई 3.14 होता है, तो इसका वैल्यू होता है। तो कहा इलेक्ट्रॉन जिस रास्ते पर चलेगा वो h/2 के गुणक होगा, मल्टीपल होगा। जैसे इसको इस फोटो में थोड़ा समझते हैं। देखिए ये चल रहा है, ये क्या है? n=1। ये क्या है? n=1। ये है n=2। ये है n=3। तो इसमें चलेगा 1 × h/2। दूसरा में चलेगा 2 × h/2। इसमें चलेगा 3 × h/2। अगर चौथा ऑर्बिट होता तो लिखते 4h/2। पांचवा ऑर्बिट होता तो लिखते 5h/2। छठा ऑर्बिट होता तो लिखते 6 × h/2। अब कहां तक 1 2 3 4 5 6 करते रहे? तो ऐसा कर देते हैं कि इसको लिख देते हैं nh/2। अब आप n के जगह जो रखना है 1 2 3 4 रखते रहिए। यही है एंगुलर मोमेंटम, mvr। मतलब इलेक्ट्रॉन कहां चलेगा? 1h/2 पर घूम रहा होगा, 2h/2 पर घूम रहा होगा, 3h/2 पर घूम रहा है। लेकिन क्या बीच में इलेक्ट्रॉन घूम सकता है? नहीं घूम सकता है। इसके बीच में कहीं भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, यहां पर बीच में कहीं भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो वही बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन केवल उसी रास्ते पर चलेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम का मान h/2 के गुणक होगा, जो मल्टीपल होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है एंगुलर मोमेंटम का। अगर कोई लिख दे 1.5 h/2, ये गलत हो जाएगा। 1.5 नहीं होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। आधा रास्ता थोड़े ना होता है, तो इसलिए 1.5 नहीं होगा। तो 1h/2, 2h/2, 3h, ये होगा। इलेक्ट्रॉन सिर्फ इसी रास्ते पर चलेंगे, बीच में कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। चलिए अब सोचिए, इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है, ये इलेक्ट्रॉन चल रहा है, बीच में न्यूक्लियस है, यहां इलेक्ट्रॉन है, इस पर माइनस चार्ज है, और यहां प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इस पर क्या है? प्लस चार्ज। क्या आप जानते हैं प्लस और माइनस के बीच में कौन सा फोर्स लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। क्या लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो यही लिखा है कि देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। ये लगता है। एक ये पॉइंट भी इसमें हम लोग ऐड कर दिए हैं। दूसरा, जो इलेक्ट्रॉन चलता है वो सर्कुलर, वृत्ताकार पथ पर चलता है। प्लेनर मॉडल होता है। प्लेनर का मतलब 3D में नहीं, बस इसमें जाएगा। जो बोर्ड के प्लेन में आपको सर्कल्स दिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बस इसी रास्ते पर है, न बोर्ड के ऊपर है न बोर्ड के अंदर है। इलेक्ट्रॉन इस तरह से एक प्लेन में चल रहा होता है। तो बोर साहब का जो एटॉमिक मॉडल है वो एक प्लेनर मॉडल है। तो सभी बोर के पोस्टुलेट्स आपको ध्यान रख रहे हैं। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपको निकालना हुआ, किसी ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है? छोटा ऑर्बिट है कम इलेक्ट्रॉन होगा, बड़ा ऑर्बिट है उसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया 2n²। अब मान लीजिए n बराबर 1 है, तो कौन सा सेल होगा? k सेल होगा। तो आप 1 का मान रखेंगे, 2 × 1 का स्क्वायर, तो कितना होगा? 2। मतलब k सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। अगर n बराबर 2 है तो कौन सा सेल होगा? l सेल होगा। अब l सेल है, यहां n के बराबर क्या रख दें? 2 रख दें, तो 2 × 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 8। तो k सेल का साइज छोटा होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। l सेल का साइज क्या होता है? बड़ा होता है, इसमें टोटल कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। उसी तरह से अगर हम तीसरी बात करें m सेल, तो क्या करेंगे? 2 × 3 का स्क्वायर, 9 दूना 18। मतलब m सेल और बड़ा होगा और उसमें कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा?
18 इलेक्ट्रॉन रहेगा, आगे निकालेंगे तो 32 आएगा। तो इस तरह से हम लोग 2n² से ये निकाल लेते हैं कि किस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है। सो दीज आर द पोस्टुलेट्स ऑफ बोर एटॉमिक थ्योरी। बोर साहब के द्वारा ये एटॉमिक थ्योरी दिया गया। आप इसको रिवाइज करिए, देखिए, याद करिए, और जो अगला सेशन चलने वाला है उसमें हम ये निकालेंगे कि बोर साहब जो कहे कि इलेक्ट्रॉन का रेडियस फिक्स है, तो कितना रेडियस होगा। मान लीजिए हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन जो चल रहा है, हाइड्रोजन ले लेते हैं यहां पर न्यूक्लियस, एक इलेक्ट्रॉन है यहां पर आई चल रहा है, तो इसका दूरी रेडियस कहलाता है। तो कितना होगा, इसका कैलकुलेशन किया गया है। रेडियस कितना होगा, इलेक्ट्रॉन भी वेलोसिटी से चल रहा है, जो स्पीड से चल रहा है उसका स्पीड कितना होगा, या जब इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो आप जानते हैं कि उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होता है, गतिज ऊर्जा होता है, कितना ऊर्जा होगा उसका। तो बोर साहब ने रेडियस का भी कैलकुलेशन किया है, वेलोसिटी का भी कैलकुलेशन किया है, और एनर्जी का भी कैलकुलेशन किया है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रहेगा। अगले लेक्चर में हम बताएंगे कि रेडियस का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, और कुछ प्रॉब्लम्स उसी पर जो बेस्ड होगा उसको हम लोग करेंगे। थैंक यू वेरी मच।